सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक कहानी सुनिएगा। एक शख्स नमक का काम करता था। नमक गद्दे पर लादकर दूर दराज गाँव में बेचने जाता था। उसके रास्ते में एक पानी की नदी आती थी। एक दिन जब वो शख्स गद्दे पर नमक लादकर बेचने के लिए निकला और नदी पार करने लगा जो रास्ते में आती थी, तो गधे का पाँव फिसल गया और गधा नदी में गिर गया। उस शख्स ने गधे को निकालने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की और बिलाखिर गधा खड़ा हो गया। अच्छा, जब गधा खड़ा हुआ ना गिरने के बाद, तो उसने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया, क्योंकि नमक, आपको पता है कि जब वो गिरा तो नमक पानी में बह चुका था और गधा बहुत खुश हो गया अपने आप को हल्का महसूस करके। अब रोज़ाना क्या होता था कि जब भी गधा नदी पार करने लगता तो जानबूझकर नदी में बैठ जाता, जैसे गिर गया, और जब उसको महसूस होता कि वज़न कम हो गया है तो वो उठ खड़ा होता। आप समझ लें कि ऐसा करना गधे ने अपना मामूल बना लिया, आदत बना ली और रोज़ ऐसे करने लगा। अब मालिक भी गधे की इस हरकत को समझ गया था और गधे को नमक हरामी की सज़ा देने की उसने ठान ली। कुछ दिन बाद मालिक ने गधे पर नमक की बजाय रुई लाद दी। जब नदी से गुजरने लगा तो गधा रोज़ाना की तरह फिर नदी में बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद खड़ा होने की कोशिश की तो उससे खड़ा ना हुआ गया, क्योंकि इस बार नमक तो था नहीं जो पानी में हल हो जाता, रुई थी जो पानी में भीग गई। और फिर क्या हुआ, गद्दे पर जो लदी हुई रुई थी, पानी में भीगने की वजह से उसका वजन और भी बढ़ गया और अब की बार गधे को पानी में बैठना मेरे ख्याल से महंगा पड़ गया। अब आप समझ लें कि मालिक की अक्लमंदी से गधे को अपनी काम चोरी की सज़ा मिल गई। अब हम अपनी मुल्की सियासत की अगर बात करें तो यहाँ भी ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मुस्लिम लीग नून का हाल अगर आप देखें, जो इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगती थी, रियासती इदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन ज़बान इस्तेमाल करती थी, खुलेआम धमकियाँ तड़ियाँ लगाती थी, लेकिन अब जो सियासी मंजरनामा है कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे, तो ज़रा सुनिए। वही मरियम नवाज़ जो अब भी रियासत के खिलाफ ज़बान दराजी से बाज नहीं आई, उनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, शायद आपने महसूस की हो। अब की बार उनके लहजे में वो जो गुरूर था, तकब्बुर था, उसकी जगह आपको तरले मिन्नतें नज़र आएंगी, सुनाई देंगी तरले मिन्नतें, दिखाई देंगी इनके अंदाज में। यानी वही मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत से इस्तीफ़ा लेने की बात करती थी, आज इस्तीफ़े देने की बात कर रही है। ज़रा गौर कीजिएगा, इस्तीफ़ा लेने में, इस्तीफ़ा देने में बड़ा फ़र्क होता है। ये तब्दीली है ना। अब आगे चलते हैं। ये तो तब्दीली है, ये मामूली नौयत की नहीं है। एक तो तब्दीली है, दूसरा जो तब्दीली है वो मामूली नौयत की नहीं है। ये वही मरियम है ना जो कहती थी कि ये सिलेक्टेड टोला है और सिलेक्टेड टोले को घर जाना होगा, हर कीमत पे घर जाना होगा। आज इनको घर भेजने के चक्कर में ये असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहती हैं, लेकिन ये इतनी सादा बात नहीं है कि इस्तीफ़े देने से हुकूमत घर चली जाएगी। ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब मैं आपको आगे जाके देती हूँ। लेकिन फिल वक्त मुझे मरियम नवाज़ का खूबसूरत चेहरा याद आ गया, नज़र आ रहा है। मरियम साहिबा को अपनी जमात के लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि खुदारा 13 दिसंबर के जलसे में मुझसे हाथ नहीं करें। ज़रा गौर कीजिए मेरे अल्फाज पर। अपने लोगों से मरियम साहिबा बाकायदा तरले मिन्नतें कर रही हैं उनके सामने और कह रही हैं कि मेरी इज़्ज़त तुम लोगों के हाथ में है, मेरी इज़्ज़त रख लो, बराए मेहरबानी लाहौर जलसे में आ जाना। तरले मिन्नतें पे उतर आई मरियम बीबी, जिनका गुरूर और तकब्बुर ही ख़त्म नहीं होता था, नीचे नहीं आता था। अब मरियम ने लाहौर के जलसे से, आपको पता है कि बहुत सी उम्मीदें बांधी हुई हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं मरियम की, लेकिन अंदर ही अंदर इनको एक बात परेशान कर रही है कि जो मकसद ये हासिल करना चाहती हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के होते हुए हासिल नहीं होगा, ला हासिल रहेगा। और यही वजह है कि मरियम साहिबा बाकायदा बुखलाहट का शिकार है और बुखलाहट में, घबराहट में वो कहती हैं कि वो इमरान खान का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अब आप देखें कि कॉल और फेल में इतना तज़ाद नाजरीन कि ये कहती हैं इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करती, लेकिन इनकी पूरी तकरीर का मरकज़ क्या सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान नहीं होते? दिल पे हाथ रखिए और बताइए, ऐसा ही है ना कि इनकी पूरी तकरीर का जो मरकज़ होते हैं वो इमरान खान होते हैं। इनकी तकरीर इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे तो ख़त्म हो जाती है। फिर ये क्यों कहती हैं कि इमरान खान का नाम तक लेना पसंद नहीं करती हूँ?
मरियम साहिबा आप तो कहती थी कि इस हुकूमत के असाब पर नवाज शरीफ सवार हैं, सोते जागते उठते बैठते उनको नवाज शरीफ के ख्वाब आते हैं। नवाज शरीफ की दहशत से क्या कहती थी कि हुकूमत की टांगें कांपती हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट हो गया, बिल्कुल ही उलट हो गया। यानी मरियम नवाज अगर आप वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं करना चाहती तो फिर क्यों कर देती हैं उनका जिक्र, बहाने बहाने से क्यों आ जाती में इमरान खान साहब। यानी आपके असाब पर सवार है हुकूमत, आप उलट बात कर जाती हैं कि ये हुकूमत डरती है आपके वालिद से, उनकी टांगें कांपती हैं नवाज शरीफ का नाम सुन के। ये उलट आप बता देती हैं आपके असाब पर सवार है हुकूमत और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि बात आप करना नहीं चाहती, उस शख्स का जिक्र नहीं करना चाहती, उनका नाम तक लेना नहीं चाहती हैं, लेकिन बात शुरू भी उनसे करती हो, ख़त्म भी इमरान खान पे करती हैं। ये क्या आपकी मजबूरी है, क्या आपकी नफ्सियात है? ज़रा हमें समझा दें कभी वक्त हो तो। और आपके अबू जान वो क्या फरमाते थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से तो है ही नहीं, उससे लाने वालों से है, बड़ों से मुकाबला है। फिर ये सबक आप बार बार क्यों भूल जाती हैं? बाप का पढ़ाया हुआ सबक अगर आप ही भूल जाएंगे तो बाकियों को जिनको पढ़ाती हैं उनसे क्या उम्मीद रखेंगी आप? आज भी मरियम साहबा क्या कह रही थी, टीवी में क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। अब देखा आपने कि कौन किसके असाब पर सवार है। सच्ची बात है कि मरियम नवाज की रात की नींद और दिन का चैन इसलिए ख़त्म हो गया कि मुल्क में पहली बार सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। बस यही जो दर्द है बार बार उठता है और चैन नहीं लेने देता। आपके वालिद मोहतरम को और आपको दोनों को आपकी ख्वाहिश है, आप लोग चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी ये ख्वाहिश है कि इदारे और हुकूमत आपस में किस तरह लड़ें, एक दूसरे को गंदा करें, खूब लड़ाई हो, खूब तमाशा हो। और तमाशा लगाने में आप लोगों से माहिर तो कोई है नहीं, और आप ये तमाशा इस टाइम पर लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं इस लड़ाई को। आप चाहते हैं कि किसी तरह से ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ है आपके चाहने से। और आपके लिए एक अफसोसनाक बात और मुल्क के लिए एक अच्छी बात, जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात कि ऐसा होगा भी नहीं जैसा आप चाहते हैं। ऐसा ना हुआ है आज तक और ना आपकी ख्वाहिश आगे भी पूरी होने वाली है। आपके अपने चचा ने आपको साफ कह दिया, वो कह चुके हैं कि उस रास्ते पर मत जाएं जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो जाए। लेकिन मजाल है कि समझ जाए आपको और आपके वालिद को, या किसी बात का आप और आपके वालिद असर ले लें। यानी खुद को अर्तुगल ड्रामे की हलीमा सुल्तान ये समझती हैं। वैसे इनके हालात देखकर ना ये लगता है कि मरियम हलीमा से ना रज़िया बन गई हैं, वो रज़िया जो अपनी करप्शन के गुंडों में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। लेकिन फिर भी हालत ये कि कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। इनको पता है कि अब तक हुकूमत के खिलाफ इन्होंने जितनी भी साजिशें की हैं उनमें नाकामी ही इनका मुकद्दर ठहरी है, नाकामी ही मिली है। कराची में जलसा किया, पेशावर में किया, कोयटा में किया, क्या मिला, क्या निकला नतीजा? उल्टा वहाँ पे कोरोना बढ़ गया उन इलाकों में। अब लाहौर जलसे से भी ये इनको उम्मीद बेसिकली नजर नहीं आ रही, तभी तो मिन्नतें तरले कर लिए कि मेरी इज्जत रख लेना, बाहर निकल आना। अब ये मिन्नतें तरलों पर आ गई हैं, इसी में इनकी हार छुपी हुई है। यानी इनको पता चल गया कि औकात क्या है। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अंदर से इनकी जान निकली जा रही है, मगर इसके बावजूद क्या कह रही है कि लाहौर जलसे में आर या पार होगा। अब आर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप रियासती इदारों के खिलाफ हर हद पार जरूर कर चुकी हैं मोहतरमा। अभी आप इमरान खान की तारीफ कर रही थी अपने मखसूस अंदाज में, तो मरियम साहिबा आपको अपनी ताबेदारी याद नहीं है? ताबेदारी का ये जो सिलसिला है, ये जो रीत है, ये किसने शुरू की थी? आपके वालिद मोहतरम से ज़्यादा ताबेदार कौन रहा होगा? याद करवाऊँ मैं आपको हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, कोई मिटा नहीं सकता। हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहती है, तारीख तो एज इट इज़ याद की जाती है, जैसे लिखी जाती है। ज़रा इनका क्लिप चलाइएगा। मरियम साहिबा, मेरे ख्याल से इंसान उस वक्त दूसरों पे उंगलियां उठाता अच्छा लगता है जब उसका खुद का माजी बड़ा साफ और शफाफ हो। आप लोग आज ये जो रोना रोते हैं कि इदारे सियासी कामों में बाकायदा मुदाखलत कर रहे हैं, इदारों ने आपको इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया। आप इस तरह की बातें करते हैं, अपनी गलतियों, कोताहियों या कहने के गुनाहों का मलबा आप इदारों पर फेंक कर खुद को अवाम की नज़रों में दूध का धुला साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करती हैं ना आप, करती रहती है कोशिश, लगी रहती है इस कोशिश में। वो अलग बात है कि आप कानूनी अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रही हैं। करती ना, साबित करें, साबित अदालतों में साबित करें ना कि आप लोग वाकई दूध के धुले हैं। वहां आप लोगों की जान निकल जाती है, कुछ इश्तिहारी बन जाते, कोई फरारी बन जाते, पागल समझते हैं आप आवाम को। अब यही वजह है कि आप अब ये साबित करने पर तुली हुई हैं बुरी तरह से कि आप और आपके वालिद, आपके साथ और आपके वालिद मोहतरम के साथ नाइंसाफ़ी की गई। नाइंसाफ़ी तो अल्लाह के बंदो आप लोगों ने खुद की अपने साथ। आप लोगों को इतनी सी बात जितनी समझ आ जाएगी ना, सुकून मिल जाएगा आपको कि आप लोगों ने
अपने साथ नाइंसाफी की है। वो कहते हैं ना कुल्हाड़ा अपने पाँव पे खुद मारना, आपने और आपके बाप ने खुद मारा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा, बड़े वाला कुल्हाड़ा। अब रही बात ताबेदारी की, तो मैं जरा बताऊं आपको कि आपके वालिद की सियासत का आगाज कहाँ से हुआ था। क्या किसी को नहीं पता? सबको पता है, आपको पता है, आपके वालिद को पता है, सबको पता है, आपको मुखालिफिन को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। किसकी ताबेदारी करते रहे आप, ये दुनिया जानती है। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि हिस्ट्री को, तारीख को आप मिटा नहीं सकते। आपका माजी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसे वो लिखा गया वैसा ही वो पढ़ा जाएगा, हमेशा रहती दुनिया तक, आप मिटा नहीं सकते। आप कहते हैं कि इदारों में मुदाखलत होती है, जबकि आपके वालिद ही हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। अब रोना कैसा, जब बुनियादें ही खुद डाली हैं तो भुगते फिर। चलिए अब बात करती हैं कि इमरान खान ताबेदारी कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं आपकी बात कि कर रहे हैं ताबेदारी, चले एक सेकंड के लिए मान लिया, तो क्या गलत है इसमें? वो किसी भी इदारे को मुल्क का लाजमी हिस्सा अगर समझते हैं और सब इदारों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो क्या गलत बात है? आपके पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं आए दिन? अब वैसे भी मरियम साहिबा, ये आप लोग जो ताबेदारी करते रहे हैं, और ताबेदारी से ज़्यादा मेरे ख्याल से ताबेदारी करवाने पे यकीन रखते रहे हैं, ताबेदारी भी करते रहे हैं और ताबेदारी करवाने पे भी यकीन रखते रहे कि इनके सामने खड़े को जी हुजूरी करता रहे, जी हुजूरी करता रहे। अब यही वजह है कि नून में से शीन निकलने की बातें हो रही हैं। आप कितना भी मुकर जाए इन बातों से, कितना भी कह दें कि ये तो हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश है, ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन हकीकत कितनी देर तक छुपी रहेगी? बहुत सी चीज़ें आने वाले वक्तों में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। फिर क्या कहेंगे आप? ये जो बातें हो रही ना, ये ऐसी नहीं होती। कहीं आग होती है तो धुआं होता है, धुआं कभी आग के बगैर उठता है? आग लगी होती है तो धुआं उठ रहा होता है। अब ये बातें जो हो रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब और मरियम साहिबा सिर्फ अपनी हाँ में हाँ सुनना चाहते हैं, ना सुनने की बाप बेटे को आदत नहीं है। बाप बेटी को कोई आदत नहीं है, ना बाप ना सुन सकता है, ना बेटी ना सुन सकती। अब ये वजह है कि कल मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीब हुई थी, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के आगे चाय की प्याली रखी गई, तो मियाँ साहब ने चाय वाले को कहा कि ये आपने किससे पूछ कर रखी? मैंने चाय मांगी है क्या? किससे पूछ के रखी? अब ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन इस बात पे। ये है इनकी मुनाफिकत, और ये है वो क्या ही कहते हैं, आमिर से यूज़ करते हैं, डिक्टेटर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। आमिराना जो तर्ज होता है ना, आमिराना तर्ज पे मबनी लहजा इसको कहते हैं, जो मरियम बीबी के वालिद का लहजा है, आमिराना तर्ज पर मबनी लहजा। और वैसे आपस की बात है कि मियाँ साहब के सामने चाय की प्याली ना रखी जाती ना, तो शायद मियाँ साहब इनकलाब ले आते। लेकिन बुरा हो, यकीनन बुरा उस चाय लाने वाले का जिसने इनकलाब की पर्ची पे ला के चाय रख दी। इनकलाब लाने की जो उम्मीदें उन पर बाकायदा पानी फेर दी, और पर्ची के बगैर मियाँ साहब कैसे बात कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। इसकी गवाह तो पाकिस्तान से अमेरिका तक आपको मिलेंगे इसके गवाह कि पर्ची के बगैर वो बात नहीं कर सकते हैं। आप लोग सच सुनिएगा और सच कड़वा होता है। आमिर सबसे बड़े आप हैं, आपके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो सिर्फ जी हुजूरी जी हुजूरी जी हुजूरी सुनना चाहते हैं, ना सुनने की उनको आदत नहीं है। आप लोग अपनी ज़ात में आमिर हैं, और इसी वजह से आपके लोग भी आपसे खाइफ हैं, खफा हैं। ये अफजल खोखर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। देखा आपने? आपके भी यकीनी तौर पे यही तासुरात होंगे जो मेरे हैं। हंसी आती है लोगों पे। खोखर साहब बेसाख्ता बोले तो कहते हैं ना कि वो दिल की बात ज़बान पर आई जाती, आ गई। उन्होंने रवानी में एक बार से ज़्यादा कह दिया, गो नवाज गो, गो नवाज गो। अब इसे जो मर्जी कह लिया जाए कि ज़बान फिसल गई, भूल गए, ब्ला 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 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो क्या कहते हैं कि सच को जितना भी छुपाना चाहो, सच नहीं छुपता। ये सिर्फ वाहिद रहनुमा नहीं है, ये इस बात पे भी गौर कीजिएगा। वाहिद रहनुमा नहीं है जिन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाए हैं। इससे पहले भी कई लीगी रहनुमा जो अपने अंदर छुपी, आप समझ लें कि ख्वाहिश, हकीकत, इसका इजहार इस नारे के ज़रिए कर चुके हैं कि गो नवाज गो कह देते हैं। क्योंकि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ अपनी जमात का अपने हाथों से गला घोंट रहे हैं। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि सबसे बड़े दुश्मन आप और आपके वालिद खुद हैं अपने। आपको जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन वाकई आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप खुद अपने हाथों से, बाप बेटी नवाज शरीफ साहब, आप और आपकी बेटी मरियम, आप लोग अपने हाथों से अपनी जमात का गला घोंट रहे हैं। और इस जमात के बहुत से रहनुमा इस घुटन ज़दा माहौल में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के नज़रिए के साथ खड़े हैं। और मरियम साहिबा तो बाकायदा बुखलाहट का शिकार है, और पार्टी के अंदर यही मुमकिन बगावत है जिसकी वजह से उनके चेहरे पर बुखलाहट रहती है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया था
कि नवाज शरीफ के अलावा किसी का दिफा नहीं करूँगा, यानी वो नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज और उनके बाकी खानदान के अफराद की करप्शन का दिफा नहीं करेंगे, साफ अल्फाज में उन्होंने कह दिया। अब इसका मतलब ख्वाजा आसिफ और उनकी जमात के हम ख्याल लोग मरियम के साथ खड़े हैं तो मजबूरी में खड़े हैं। अब ऐसे हालात में जब इनकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है तो सोचिए ज़रा ये लाहौर जलसे को कैसे कामयाब बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मरियम भी ये बात जानती हैं कि उनकी जमात के लोग जलसे वाले दिन उनसे मुंह फेर सकते हैं, इसीलिए लहजे में मिन्नतें आ गईं, तरले आ गए, समाजतें आ गईं। और मरियम अपनी जो सियासी कमजोरी है ना, इसको छुपाने के लिए इस्तीफा कार्ड का खेल खेलने का भी बार बार ऐलान कर रही हैं और पीडीएम भी इसका बरमला इजहार कर रही है। कमर जमान कायरा साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा जरा टीम। कायरा साहब, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से सूरत हाल का सामना किया है। बिलावल जरदारी ने नवाज शरीफ के जो रियासत मुखालिफ बयानी है उस पर उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनको उल्टा इदारों पर इल्जामात के सबूत देने का कहा है। और मेरे ख्याल से मैं आपको याद करवाती चलूँ कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने किसी भी आमरत के साए में परवरिश नहीं पाई है। हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी एक मंजी हुई जमात है, एक नज़रियाती जमात है, जिसका मैं भी एतराफ़ करती हूँ और बहुत से लोग ये बात मानेंगे कि हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जमात ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये क्या कायरा साहब, क्या आप असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने की बातें करेंगे? ऐसे जमहूरियत कमज़ोर नहीं होगी, नहीं होगी क्या? ऐसे होगी। आपको किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून की बातों में मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग जमहूरियत को समझते हैं और आप समझते हैं कि जमहूरियत किस चीज़ से कमज़ोर होती है, किस चीज़ से मजबूत होती है, तो आपको चीज़ें समझनी होंगी, ग्राउंड रियलिटी समझनी होगी। ये वो जमात है जिसने अपने बयानिए की वजह से, आपको याद है मुस्लिम लीग नून के बयानिए की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आपको बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि पूरी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए से खुद को अलग रखा, लेकिन फिर भी आपको नुकसान पहुंचा। तो मेरे ख्याल से हम ये उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफों के मामले में किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, मंझी हुई पार्टी है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लिमानी सियासत का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अब रही बात नून लीग की, तो उसको भी ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह से मालूम है नून लीग को कि इस्तीफ़ा देने के बावजूद दाल गलने वाली नहीं है, वरना इस्तीफ़े कब के दे दिए जाते। असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत प्रेशर में आने वाली नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का, यानी जिनको अब धमकियां दे रहे हैं, गवर्नमेंट को अब धमकियां दे रहे हैं, बाकायदा तड़ियां लगा रहे हैं, ना जाने पता नहीं क्या इस्तीफ़ा कार्ड किसने आपको कह दे कि खेल के दिखा दें। तो क्या कह रहे हैं शाह साहब कि इतना ही शौक है इस्तीफ़ा देने का, तो शौक से दे दें, किसने रोका है आपको इस्तीफ़ा देने से? तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगी कि आपकी जो वीकनेस है उसका अंदाज़ा यहीं से हो रहा है मरियम साहिबा, कि वो मरियम साहिबा जिनमें इतना तकब्बुर, इतनी अकड़ ख़त्म ही नहीं होती थी, इतना गुरूर के ख़त्म ही नहीं होता था, वो अब लाहौर जलसे में लोगों को बाहर निकलने के लिए मिन्नतें तरले करने पर आ गई, समाजतें करने पर आ गई हैं कि प्लीज़ खुदारा मेरी इज्जत रख लें, खुदारा मेरी इज्जत रख लें और आ जाएँ बाहर। आपकी मिन्नतें, आपके तरले, आपका बदला हुआ लहजा, आपकी बदली हुई बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है कि आप अंदर से कितनी कमज़ोर हो गई हैं, सियासी तौर पे आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। आप और आपके वालिद का जो बयानिया बुरी तरह से पिट चुका है। और दूसरी बात कि जिनको आप लोग तड़ियाँ लगा रहे हो, अल्लाह के बंदों, जिन धमकियाँ दे रहे हैं, उन पर आपकी किसी तड़ी का, किसी धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ये है आपकी असलियत। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े सौदागर, इंसानी खून के प्यासे, इंतहा पसंदाना सोच के सबसे बड़े हामी, कश्मीर में खून की होली खेलने वाली, काली करतूतों की सबसे बड़ी देवी, वहशियाना तर्ज अमल की आकाश, जुल्म, बर्बरियत, सफाकियत की सबसे बड़ी पुजारी, जिल्लत और रुसवाई की अलमबरदार भारतीय सरकार एक बार फिर दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जिल्लत और रुसवाई उठा रही है, ज़लीलो ख्वार हो गई है। मोदी की घटिया सोच ने भारतीय किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। सारी दुनिया भारत पर थू थू करने लगी है, पहले कश्मीर, फिर शहरियत और अब किसान निशाने पर। भारतीय किसान दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो रहा है। किसानों के मुआशी कत्ल के खिलाफ सिखों के नारों से मगरबी दुनिया गूंज उठी है। जहां एक तरफ दुनिया भर में इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही, वहीं भारतीय हुकूमत और उसका गोदी मीडिया किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश में मसरूफ़ है। मोदी के जुल्म के आगे डटे भारतीय किसानों से इजहार एकजहती के लिए लंदन में भी एहतजाज शुरू हो गया।
कैनेडियन वजीर आजम तो पहले ही भारतीय किसानों के मुजाहरे की हिमायत कर चुके हैं, जिसका गुस्सा भारतीय हुकाम ने, आपको पता है किस तरह निकाला? इसका गुस्सा भारतीय हुकाम ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब करके निकाला। भारत में सिखों के हुकूक की जो जिदोजहद है वो करने वाली तंजीम वॉइस ऑफ फ्रीडम के सदर अमरजीत सिंह ने मोदी पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान से मदद मांग ली है। पाकिस्तान क्या कर सकता है इस मामले पर? इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और मेंबर सिख वर्ल्ड पार्लियामेंट रंजीत सिंह साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने कहा है कि जी जो सिखों की आवाज़ है दुनिया के सामने लाने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। अब ये जो मदद की अपील है ब्रिगेडियर साहब, आप इसे किस तरह देखते हैं और क्या जवाब होना चाहिए पाकिस्तान का? आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए और वो स्टांस होना चाहिए कि हम सिख भाइयों की हर किस्म मदद करने के लिए तैयार है, मॉरली, डिप्लोमेटिकली, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कश्मीर के साथ सिखों का जो इत्तेसाल किया जा रहा है उसकी भी आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें हमें सोचना चाहिए, इसलिए कि इंडिया तो बग़ैर सोचे समझे ये चार का जो दहशतगर्द टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी है, अजीत डोभाल है, फिर अमित शाह है और राजनाथ सिंह, ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। अफगानिस्तान में ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? गुलबचन जादेव की मिसाल है, ये तो स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। एक सिख, पंजाब के सिखों ने जो हमारे पंजाबियों की तरह के साथ मिले हुए हमेशा से हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर करना चाहिए। जहाँ जहाँ सिख आवाज़ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे इंग्लैंड सिखों का गढ़ है, कनाडा में बहुत सिख हैं, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है। आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन कॉल करें, ऑपोजिशन अपने तमाम मसाइल को ख़त्म करने के साथ पहले सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठे हों। यक ज़बान एक रेजोल्यूशन आना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने सिख भाइयों के साथ पंजाब में जो इत्तेसाल हो रहा है किसानों का, जिस तरीके से उनको बुरी तरह पीसा जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें जुल्म बर्बरीत किए जा रहे हैं, ये 1984 वाली बात जो गोल्डन एप्पल हुई वो दोहराई जा रही है। पहले उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, फिर इंडिया के माइनॉरिटीज़ के साथ किया, मुसलमानों के साथ किया, अब ये इस सिखों पर आगे अल्टीमेटली क्रिश्चियन पर भी जाएंगे। जब तक इनकी यहाँ पर मुंह बंद नहीं किया जाएगा, इनकी इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में ये मसला हल नहीं होगा। इंडिया की तोड़ फोड़ जो मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर सोवियत यूनियन अपनी इतनी बड़ी माइट आर्मी के साथ वो ब्रेक हो सकती है 15 रियासतों में, इंडियन फौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, दे कैन किल ओनली अनआर्म्ड कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को, इसलिए ये कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे इंडिया के हिस्से बिखरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। रंजीत सिंह साहब, आपने ब्रिगेडियर हारिस नवाज को भी सुना, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो एहतजाज है किसानों का, पूरी दुनिया इसको देख रही है, भारत बुरी तरह से बेनकाब हो रहा है और दुनिया भर में लोग आवाज़ उठा रहे हैं किसानों के हक के लिए, जिसका गुस्सा आपने देखा, आपने सुना कि भारतीय हुकाम ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब करके निकाला। क्या कैनेडियन हाई कमिश्नर पर आपको लगता है कि प्रेशर आएगा? देखो जी, दुनिया का मुंह इस तरह बंद नहीं किया जा सकता। जिथे जस्टिन ट्रूडो ने गल की कि पीसफुल जिहड़ा शांतमई संघर्ष करना, शांतमई अंदोलन करना, ये हरेक डेमोक्रेसी इस चीज नूं कबूल करती है। मतलब ये जिहड़ा मुल्क अपने आप नूं सब तो वड्डा डेमोक्रेसी कहंदा है, वो डेमोक्रेटिक ढंग नूं किदां उन्हां दे मासूम बच्चे बजुर्ग उत्थे जिहड़े बैठे आ दिल्ली दे बाहर, जिन्हां नूं घेरिया दिल्ली नूं, ते उन्हां ते किदां जबर कर सकदे हैं ना? ये केड़ी डेमोक्रेसी? ते जिथे जस्टिन ट्रूडो ने गल आख दित्ती, उत्थे ही कल दी गल है कि यूनाइटेड नेशंस दे सैकटरी जनरल दे स्पोक्समैन उन्हां ने भी ये गल दोहराई कि जिथे तक ये किसानां दा अंदोलन चल रहा है, उत्थे राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट हरेक सरकार नूं मनना चाहिए। सानू मतलब एक जिहड़ी गल चल रही है कि पाकिस्तान सरकार वालों किस तरह की मदद की जा सकती है, मैं जरूर कहांगा कि पाकिस्तान की सरकार भी इस मुद्दे ते अमल करे, एक्शन लवे, बोले, दसे सारी दुनिया नूं कि जिहड़ी सिख कौम की जिहड़ी सिचुएशन है वो खतरे विच है। सिख एज ए नेशन जो असी राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का संघर्ष लड़ रहे हैं,
ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्यों नहीं प्रौढ़ता कर सकती पाकिस्तान की सरकार। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे। रंजीत साहब ने जो पॉइंट रेस किया, मेरे ख्याल से आप इस पर भी कुछ जवाब देना चाहेंगे किन्हीं तौर पे। साथ मेरा भी जरा सवाल सुन लीजिएगा कि भारतीय हुकूमत जिस तरह हम देख रहे हैं कि किसानों का गला घोंट रही है, भारत में किसान एहतजाज जो है वो पूरे मुल्क में फैल चुका है। अब इसकी आवाज़ें दुनिया भर में सुनाई दे रही, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं दूसरे ममालिक में बैठे। अब भारतीय जो किसान है वो मोदी सरकार के सामने आपको पता है कि डट गए, वो कहते हैं कुछ भी कर लो, अब हम तो एहतजाज करेंगे। अब इस एहतजाज का नतीजा आपको क्या निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एहतजाज तो किसी नतीजे के लिए किया जा रहा है ना। देखें, बात यह है कि डॉक्टर फिजा, पंजाबी सिख बहुत जवाकश और मेहनतकश कौम है, नो डाउट। ये बिल्कुल किसी का जो है जो दबाव बर्दाश्त नहीं करते हैं। दे स्टैंड अगेंस्ट ऑल, जितना भी प्रेस करेंगे ये उससे ज़्यादा खड़े होंगे। ये पंजाबी नौजवान है और पंजाबियों को मुझे पता है कि ये कितना इनका दलेर होते हैं ये कौम, इसलिए जिस तरीके से उनका इत्तेसाल किया जा रहा है। और 4 स्टेट्स जिसमें हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, यूपी एंड पंजाब। हरियाणा में क्योंकि इनकी पहले तैयार थी गवर्नमेंट, अब उस वक्त जाके सिर्फ वो क्योंकि पीजेपी की गवर्नमेंट है और इसके साथ जो है यूपी में इनकी गवर्नमेंट है, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। हालांकि हरियाणा में गुरनाम सिंह ने बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया और वो उनके बहुत केसेस भी बने हुए हैं। साथ ही साथ उसकी सेकंड ये है कि वहाँ की बाकी तमाम पार्टीज हैं, चाहे आप बीजेपी और आईजेजे के अलावा तमाम पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही है। लाइक ये राजस्थान की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इनको खुल के सपोर्ट कर रही है। इसलिए ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो एक मार्च है, इसको इंडियन अनप्रोफेशनल इनकी पुलिस, अनप्रोफेशनल इनकी आर्मी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वो आदि हैं नहाते लोगों को रोकने की। जैसे कश्मीरी नौजवान हैं, पंजाबी जो सिख हैं, ये बहुत तगड़े लोग हैं, ये अपने मकसद को कामयाब करके बगैर नहीं मुड़ते हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक और खाम का क्या पंगा लिया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सिविल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, फिर उसके बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन में जो सिटीजनशिप है वो, उससे पहले कश्मीर, फिर उसके बाद आगे सिखों के साथ बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि आपको मालूम है कि बाय 2022 में आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि इनको किसी तरीके से कंट्रोल कर लो, ताकत का इस्तेमाल कर लें। ये जो 4 का टोला है, ये इंडिया को तबाही के दहाने पे लेके जा रहा है। मकसद इनका ये है कि ये अपने बिजनेसमैन को फ़ायदा देना चाहते हैं, किसानों का इत्तेसाल करना चाहते हैं, ताकि वो किसी हालत में भी आगे ना निकलें। उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी तरह मार्केट में चली जाए। अपने एरिया से जो आड़ती सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जाए। आड़ती इनको पैसा भी देता है, आड़ती इनको गंदम भी देता है, आड़ती इनको खाद भी देता है और बाद में वो काट देता है। ये उनको बड़ा रिलीफ होता है। इस सिस्टम में 40 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जिसके लिए ये सिख कौम जो है और पंजाबी जो ख़ास तौर पर इस एरिए के ये खड़े हुए किसान, और ये किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और रंजीत सिंह साहब। अब दोनों मेहमानों का दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रंजीत सिंह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक अहम सवाल मेरे जहन में आया कि सिखों ने इलेक्शन में भी मुस्तरद कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट को और वोट नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को। आपको नहीं लगता कि इस बात का भी गुस्सा निकाला जा रहा है? और दूसरी बात यह कि जो आपकी तहरीक है, खालिस्तान तहरीक है, अब आपको नहीं लगता कि वक्त की ज़रूरत बन गई है, या फिर बहुत ज़्यादा ये वक्त अहम है कि अब ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी और अब वाकई जो जिस तरह भारत का, हिंदुस्तान का सीना चीरकर हमने पाकिस्तान हासिल किया था 1947 में, तब भी मुसलमानों के साथ यही सलूक हो रहा था जो आज सिखों के साथ वहाँ पर हो रहा है। मुसलमान भी सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर, तमाम माइनॉरिटी सफ़र कर रही हैं। आपको नहीं लगता है कि बेहतर वक्त, और लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कि अब हिंदुस्तान का सीना चीर कर और पाकिस्तान भी निकलेंगे वहां से? देखो जी, सिखा ने मुड़ तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रद्द किया, कभी नहीं स्वीकार किया।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਟੱਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ये जो करंट सिचुएशन है डेफिनेटली वो आजादी संघर्ष को मजबूत करेगा। अच्छा रंजीत साहब, ये बेसिकली पूछना चाह रही थी कि जो मोदी के जो इकदाम हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं, जो कि हम अक्सर कहते हैं, ब्रिगेड साहब आप भी एग्री करेंगे, फिर आपकी तरफ भी आती है, हम अक्सर कहते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन खुद नरेंद्र मोदी है, जो भारत को एक्सपोज करे चला जा रहा है। भारत का जो बुरा चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज जो है बीजेपी की। तो रंजीत साहब मैं जानना ये चाह रही थी कि जो आपकी खालिस्तान तहरीक है, जो आप लोगों के मुतालबात हैं कि आप लोगों के साथ वहाँ पर जो सलूक किया जाता है, इस इकदाम से जो अब हो रहा है, इससे आप लोगों का जो एक मुतालबा है, आप लोगों की जो डिमांड है, आपका जो मौक़िफ़ है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आलमी फोरम्स पे भी रजिस्टर हो रहा है। आप अग्री करेंगे इस बात से? देखो जी, डेफिनेटली ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਿਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟਾਈਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, खालिस्तान भी आजाद होगा और कश्मीर भी आजाद होगा। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। रंजीत साहब का डिटेल में पॉइंट आपने सुना। ब्रिगेडियर साहब, वाकई ये बात सच साबित हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी खुद भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और अमली इक़दाम सामने नजर आ रहे हैं। हम ज़बानी कलामी बात तो कर नहीं रहे, सामने नजर आ रहा है कि कौन कौन है जो वहाँ पे तहरीकें चलाने के लिए वहाँ पे कोशा है। आपके सामने कि कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है। अब लगता है आपको कश्मीर का मामला भी देख लें, भारत के अंदर क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के ही दौरे इक़्तिदार में भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसका जिम्मेदार खुद ही नरेंद्र मोदी होगा। देखें डॉक्टर फिज़ा, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ऐसा दहशतगर्द, इंतहा पसंद हिंदू जो मुसलमानों के गुजरात का कातिल, बाबरी मस्जिद में जो हाल किया है, कश्मीर में जो किया है, फिर अब हमारे सिख बरादरी के साथ जो कर रहे हैं वहाँ पर पंजाब में, ये सबको नज़र आ रहा है। बेसिकली उन्होंने मेरे ख्याल में टेस्टिंग फायर किया है कि जब खालिस्तान की तारीख चलेगी तो उस वक्त जो कंट्रोल करने हम देखेंगे इस वक्त कितनी पावर है। ये तहरीक को मेरे ख्याल में एक हमारे सिख जो वहाँ के पंजाब के हैं और हरियाणा के हैं, फिर उसके बाद राजस्थान के और यूपी के हैं, ये टेस्ट केस है इनके साथ। अगर यहाँ ये अपनी मॉरल विल दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं और इंडिया की ओथे कन्नुका के हथियार नहीं डालते हैं तो ये पूरी इंटरनेशनल ये बात जाएगी। और जब सिख अपनी तारीख चलाते हैं खालिस्तान की तो उस पर कामयाबी बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसलिए क्योंकि इसकी विजन नहीं है, इसकी सोच लिमिटेड है। ये सिर्फ अखंड भारत, हिंदू भारत, हाँ। और उसके बाद ये जो इंतहा पसंद का जो एक नारा लेके चला जिससे नाजीज के साथ RNS का, जिसने इंडिया को तबाही के दहाने पे ले आया है। ये लाया था इंडिया को इकोनॉमिक तरक्की करने के लिए, इंडिया का नाम ऊंचा करने के लिए। जिन चीज़ों में ये बॉकडाउन हो गया है, इससे पता चलता है कि ये इनएडवांटेडली, ये इतना नालायक इंसान है कि इंडिया की थोड़ थोड़ में ये अब शुरू होने वाली है। ये नहीं रियलाइज़ कर रहा कि इनकी फ़ौज भी इस काबिल नहीं हो, जो बहुत प्रॉब्लम होंगी इनके लिए।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रंजीत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, क्या में पाकिस्तान के वक्त बहुत से मुसलमान थे जिन्होंने सपोर्ट किया था भारत को, यानी दो कौमी नज़रिया उनको समझ नहीं आ रहा था, और आज वही मुसलमान वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारे बाउजदाद की गलती थी कि वो मान जाते कि दो कौमी नज़रिया वाकई एक हकीकत है, मुसलमान हिंदू यहाँ पे इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, और वो पाकिस्तान हिजरत कर जाते। हम जो पाकिस्तान हिजरत नहीं करके गए, हम हिंदुस्तान में रुके, तो आज हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। वहाँ के मुसलमान खुद ये बात मानते हैं। सिखों ने भी जो किरदार अदा किया था, आपको शायद बुरा भी लगे, लेकिन हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों का जो किरदार था मुसलमानों के खिलाफ, आप लोगों को उकसाया गया, कह लें कि इस्तेमाल किया गया टिश्यू पेपर की तरह। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह सिख भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, मदद की अपील करें, तो यानी आप लोगों को भी, जो आपके बाउजदाद हैं जिन्होंने किया, आप लोगों को भी इस बात का एहसास है कि गलत किया था? देखो जी, 47 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਉਂਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਕ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ। रंजीत सिंह साहब, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, वक्त की कमी है। मेरे जहन में एक पॉइंट है, तो गोल्डन टेम्पल का जो वाकया आया था, उससे आप लोगों ने क्या सीखा? आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है कि अब आप मजीद एतबार नहीं कर सकते हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे? अब आप लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना होगा, हर हाल में लेना होगा। ले रहे हैं जी, बिल्कुल ले रहे हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नाल टक्कर ले रहे हैं सिख। 1984 इससे ज्यादा जज्बे से लेना होगा। चले मैं जरा थोड़ी इस्लाह कर लूं अपने अल्फाज की। आप स्टैंड ले रहे हैं, नो डाउट इन इट, सब देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, आप लोग स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जज्बे के साथ स्टैंड लेना होगा आपको नहीं लगता? हेलो जी, मैंने पूछ रहे हैं जी रंजीत सिंह साहब। हाँ जी, सानू होर एक कदम होर चुकना चाहिए, एक दूजे कदम तो होर चुकना चाहिए। आज़ादी ही हल है सिखां वास्ते, चाहे वो अज का मुद्दा है किसान का जिहड़ा इशू है, इस तो बाद होर भी कई इशू है जो नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं हल करने। आज़ादी ही हल है, आज़ादी ही हल है। ब्रिगेड साहब, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, इसको सिख बरादरी को कैश करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली ये इंशाल्लाह अगले 1-1.5 साल में ये कन्वर्ट होगी खालिस्तान मूवमेंट में, और जब खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट होगी, आज़ादी की मूवमेंट होगी, तो ये हिंदुओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि सिख पंजाबियों का वो मुकाबला कर सके। ये रेत की दीवार की तरह गिरेंगे और खालिस्तान बनेगा, और पाकिस्तान उनके लिए हर वक्त खड़ा होना चाहिए, और हर मौके पे खड़ा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका भी। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। और जाने से पहले आप देखिए मारूफ मजहबी शख्सियत और नात ख्वां जुनैद जमशेद की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।